नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्ञानाराम वर्मा के ऊपर। आज हम हल करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाले क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान पेपर को। देखिए 80 नंबर का पेपर है। सर्वप्रथम इसमें परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है वो दे रखे हैं। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सेक्शन ए, इसमें पहला प्रश्न है 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। इसमें ए ऑप्शन में इटली, ब है फ्रांस, स है जर्मनी, द है अमेरिका। तो इसमें जर्मनी है वो आएगा। विलियम प्रथम जो है वो जर्मनी के राजा थे या सम्राट थे 1871 में। आगे इसमें द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन आएगा 6 वर्ष तक। तीसरा प्रश्न इसके अंदर है बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो बंगाल में सर्वप्रथम है वो भारत देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी और वो 1855 में की गई थी। आगे देखिए इसके अंदर चौथा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा राज्य के अंदर पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। फिर इसके अंदर है पांचवा क्वेश्चन कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। तो इसके अंदर आपका ब ऑप्शन आएगा शुद्ध बोया क्षेत्र। फिर अगला 6 नंबर क्वेश्चन है विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। यानी विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता, जीव जंतुओं की जो विभिन्नताएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो भारत में कितनी है। तो वो 8%। ब ऑप्शन आएगा इसमें। फिर है 7वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा उद्योग चुन्ना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो सीमेंट उद्योग है वो चुन्ना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है आएगा। फिर देखिए आठवां क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था 1953 में। कब किया गया? 1953 में। आगे सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई। तो सामुदायिक सरकार की जो व्यवस्था है वो बेल्जियम के अंदर की गई। इसमें आपका ब ऑप्शन आएगा। फिर है भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय बाकी बचे। इसमें आपका द ऑप्शन आएगा क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे आपका 11वां क्वेश्चन है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है जातिवादी। इसमें आपका ब ऑप्शन आएगा। एक नंबर के क्वेश्चन है ये। 12वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है। लोकतंत्र से बेहतर शासन विद्यार्थियों कोई भी व्यवस्था नहीं है। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन, इनमें से कोई नहीं। आपका द ऑप्शन इसके अंदर आएगा क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो विश्व के अंदर सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है वो मानी जाती है। आगे निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। विद्यालय में शिक्षक, कारखाने में श्रमिक, अस्पताल में डॉक्टर, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। संगठित और असंगठित दो क्षेत्र होते हैं। तो इसमें आपके ब ऑप्शन आएगा कारखाने में श्रमिक। फिर आपका 14वां क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है। भारत में करेंसी नोट जारी करती है वो करते हैं आपका आरबीआई, रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। फिर है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है निर्यात पर, आयात पर, पूंजीनिवेश पर, सहायिका पर। इसमें आपका ब ऑप्शन आएगा आयात पर। आगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में से पहला अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 1890 के दशक के अंदर फैली थी। जो पशुओं के अंदर ये बीमारी है वो फैली थी। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और खालिस्तान उत्पादों का ही दबदबा रहा। रेशमी और सूती उत्पादों का ज्यादा दबदबा है वो भारत के अंदर रहा था। 3 नंबर है इसमें
खादिन राजस्थान के खालिस्तान जिले में पाए जाते हैं, तो जैसलमेर आएगा इसमें, जैसलमेर जिले के अंदर है, पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। फिर है, श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को है वो राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार है वो किया गया है, गवर्नमेंट रिलीजन। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, मार्केट वगैरह हो गई, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं विभिन्न देशों के अंदर, उसको विदेशी निवेश है वो कहा जाता है। आगे तीसरा नंबर है, तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन है जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। देखिए, सुलेखन किसे कहते हैं? सुंदर लेखन की कला जो होती है उसको सुलेखन या कैलीग्राफी कहा जाता है। जो सुंदर लेखन की कला होती है उसको क्या कहा जाता है? सुलेखन कहा जाता है। आगे, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापना लिखी? तो इसमें मार्टिन लूथर आएगा। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की क्या की थी? आलोचना की थी ईसाई धर्म के अंदर, और तो इसने ये अपनी 95 स्थापना है वो लिखी, तो मार्टिन लूथर। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, रस सुंदरी देवी ने अमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बंगाली भाषा में लिखी थी। बहुत से विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा कर दिया था, जो आपका गलत है, तो इसमें बंगाली भाषा आएगा। रस सुंदरी देवी ने अमार जीवन जो अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी वो लिखी थी, वो बंगाली भाषा के अंदर लिखी थी। आगे है, जैव विविधता क्या है? जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां क्या कहलाती है? जैव विविधता मतलब जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो भारतीय विश्व के अंतर्गत पाई जाती है वो जैव विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? सरल क्वेश्चन है। जल प्रदूषण जैसे कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को जल में मिलना, या इलेक्ट्रोप्लेंटिंग उद्योग जो कि रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण, कीटनाशक, उर्वरक आदि के घुलनशील से जल प्रदूषण होता है। अगला छठा क्वेश्चन है, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो इसके अंदर सिंहल आएगा। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है। कोई एक नाम बताना है। वैसे तो फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी, ये इनकी सीमाएं हैं वो बेल्जियम से मिलती है। यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है ये। तो आपको सिर्फ एक लिखना है, चाहे आप फ्रांस लिखो या नीदरलैंड। इसमें फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी 3 आएंगे। भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जातीयताओं के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया है। कोई एक उदाहरण दीजिए, क्योंकि भारत अनेक भाषाई और जातीय विभिन्नताओं वाला देश है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इन राज्यों का निर्माण है वो भूगोल, संस्कृति और जातीयताओं के आधार पर किया गया है। आपको कोई एक उदाहरण देना है, आप नागालैंड भी लिख सकते हो, उत्तराखंड भी लिख सकते हो, या झारखंड भी लिख सकते हो। आगे, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? विद्यार्थियों, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि है वो एक तो नियमित होती है, मतलब वहां पर सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन है वो किया जाता है। असंगठित जो क्षेत्र होता है उनकी जो अवधि है वो अनियमित होती है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि क्या है? निश्चित, स्थायी या नियमित होती है। आगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है। आगे सेक्शन बी है। सेक्शन बी लघुतरात्मक प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, और इसमें लगभग उत्तर शब्द सीमा जो लगभग है वो 50 शब्दों के अंदर आपको लिखनी थी। इसमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 2 परिणाम बताइए। परिणाम लगभग एक जैसे होते हैं, कोई भी युद्ध हो, प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो। जैसे हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम कि जान माल की हानि हुई और राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो गई। राष्ट्र संघ का उदय भी होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। इस प्रकार से आप कोई भी परिणाम 2 लिख सकते हो। आगे, औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? तो कारखानों यानी उद्योगों का विकास और नई नई मशीनों का आविष्कार, यानी उद्योगों में उनका प्रयोग करना क्या कहलाता है? औद्योगिकीकरण। मतलब उद्योगों के अंदर और ज्यादा विकास करना, नई नई मशीनों का आविष्कार होना, वो एक प्रकार से औद्योगिकीकरण कहलाता है। फिर देखिए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है उसका वर्णन हमें करना है कि मिट्टी का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो मिट्टी का जो निर्माण है जैसे मृदा बनने की प्रक्रिया में उचावच, जनक, सेल तथा जलवायु और अन्य जैव पदार्थों व समय मुख्य कारक है। मतलब तापमान हो गया, जैसे बहते जल की क्रिया होगी, पवन, हिमनदी और अपघटन, इन सभी कारकों के सहयोग से मिट्टी का निर्माण है वो होता है। अगला 7वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित कर दिया है। कि सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित कर दिया है। तो सिंचाई से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी है, फसल उत्पादन बढ़ा है और मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है वो भी बढ़ी है। आगे जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं। जनसंचार के माध्यम बताने हैं, मीडिया के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि आदि हो सकते हैं। समाचार पत्र वगैरह और भी आप उदाहरण ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार संघीय शासन की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। संघीय शासन की विशेषताएं अगर हम बात करें तो जैसे सर्वोच्च संविधान हो गया। संघीय शासन में संविधान है वो सर्वोच्च होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। सरकार के एक से अधिक स्तर होते हैं। कितनी भी विशेषताएं आप लिख सकते थे, लेकिन आपसे दो विशेषताएं यहाँ पर पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के कोई दो रूप स्पष्ट कीजिए। सरल क्वेश्चन है, महिलाओं के साथ भेदभाव, जैसे सार्वजनिक स्थानों के ऊपर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। या आप जैसे बुक के लैंग्वेज के अंदर लेना चाहें तो जैसे महिलाएं हैं वो घर के कार्य तक ही सीमित है और पुरुष है वो बाहर का कार्य करते हैं। और राजनीति में भी महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो बहुत पहले पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन है वो बहुत कम मिलता था। आगे, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत है वो स्पष्ट कीजिए। कि राजनीतिक दलों के अंदर है वो वंशवाद चलता रहता है, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों को मौका नहीं मिलता, इसलिए सामान्य व्यक्ति है वो नेता नहीं बन पाते हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे बात करें तो लोकतंत्र में सभी इसमें सामान्य कार्यकर्ता का नेता न बनना। और वंशवाद मतलब एक ही परिवार के व्यक्ति को आगे से आगे मतलब क्या है कि बड़ा पद है वो दे दिया जाता है। तो वंशवाद भी राजनीतिक दलों की एक प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। सामाजिक विविधता होते हुए भी मतलब विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग होते हुए भी उनमें सामंजस्यता स्थापित किस प्रकार से वो की जा सकती है। तो इसमें जैसे देखें तो लोकतंत्र में बहुमत को हमेशा अल्पमत का ध्यान रखना चाहिए, कि एक बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी बराबर सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवानी चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो लोकतंत्र में सभी समुदायों की भागीदारी हो। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, सभी समुदायों की भागीदारी हो, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम अगला 13वां क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। शिशु मृत्यु दर जैसे बात करें तो एक वर्ष में 1000 जीवित शिशुओं पर मरने वालों की संख्या शिशु मृत्यु दर है वो कहलाती है। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रमुख कार्य लिखने हैं। तो इसमें सदस्य देशों में व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार पर प्रतिबंध को कम करना, ये इसके कार्य हैं। फिर है उपभोक्ता जागरूकता के कोई दो उपाय लिखे। उपभोक्ता जो होते हैं, जो वस्तुओं को खरीदते हैं, उनमें जागरूकता किस प्रकार से फैलाई जा सकती है। जैसे उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। फिर उपभोक्ता जो संगठन होते हैं, तो उपभोक्ता संगठनों द्वारा लोगों को अधिक जागरूक बनाना चाहिए। आगे है सेक्शन सी, इसमें ये 3 नंबर की क्वेश्चन है सेक्शन सी में। और लगभग शब्द सीमा जो है वो इसमें कम से कम 100 रखी गई है। उत्तर शब्द सीमा लगभग 100 रखी गई है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वैसे 16 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। एक प्रकार से बात करें तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के जो प्रशासनिक सुधार थे उनको नेपोलियन संहिता नाम है वो दिया गया। जैसे जन्म पर आधारित विशेष अधिकार वो उन्होंने समाप्त कर दिए, संपत्ति के अधिकार को उन्होंने सुरक्षित बनाया और व्यापार में सुधार किया, किसानों को भूदास्ताव तथा जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से इसकी कुछ शर्तें थी नेपोलियन संहिता की। आगे, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे समझाइए। उदारवादी जो होते हैं वो व्यक्ति के स्वतंत्रता के पक्षधर होते हैं
और उदारवादियों ने भी अपनी कुछ शर्तें वो रखी थी, जैसे संपत्तिवान पुरुषों को मत देने का अधिकार उन्होंने दिया था, और निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध है वो उदारवादियों ने किया था। मतलब एक प्रकार से वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। फिर अगर बात करें तो उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। मुक्त व्यापार पर उन्होंने जोर दिया था कि जो विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात जो होता है उसके ऊपर राज्य का जो नियंत्रण हो वो न हो। ये इस प्रकार से आपको लिखना था। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की, भारत में कृषि भारत में भारत में कृषि विकास के प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। भारत में कृषि विकास के प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। कृषि के अंदर क्या सुधार है वो किए गए हैं, वो उसके बारे में लिखना है। जैसे बात करें कृषि के अंदर कि विभिन्न प्रकार के सहायता गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है किसानों को, जैसे ऋण संबंधी सहायता हो या अन्य कृषि जो यंत्र है उनमें सब्सिडी दी जा रही है, या समय समय के ऊपर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को लाभ दे रही है। और भी जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उसमें लगभग उसमें जो कृषि को प्रमुख है बिंदु है वो माना गया था। सो स्वतंत्रता के बाद कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए हैं, उनके बारे में आपको लिखना था। आगे भारत में शस्य प्रारूप का वर्णन कीजिए। इसमें रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, तीनों फसलों के आपको नाम लिखने थे। उनकी कटाई कब होती है, उनकी बुआई कब होती है, उसके बारे में आपको बताना था। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, किन्हीं 3 सुधारों की विवेचना कीजिए। भारत में राजनीतिक दल जो पॉलिटिक्स पार्टीज होती है उनमें सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे दल बदल कानून पर रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा। अपराधी तत्वों पर रोक भी लगाई गई है कि राजनीतिक दलों के अंदर अपराधी तत्वों, मतलब जिनके ऊपर गंभीर अपराध का आरोप हो, उनको राजनीतिक दलों के अंदर जगह न दी जाए। और राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए महिलाओं को स्थान है वो दिया जाना चाहिए। फिर है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, किन्हीं 3 कारणों की विवेचना कीजिए। जैसे देखो विद्यार्थियों, अगर लोकतंत्र शासन व्यवस्था जिस देश के अंदर होती है वहां पर राजनीतिक दलों की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि राजनीतिक दल जैसे शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। राजनीतिक दल देश के लिए कानून निर्माण भी करते हैं। तो ये आपको 3 प्रकार के कारण है वो बताने थे। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे, उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसमें क्या होता है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। और उदाहरण आप जैसे बिस्कुट बनाने वाली कंपनी का ले सकते हैं कि उन्होंने किसान से गेहूं किस भाव के अंदर खरीदा है, फिर उसकी पिसाई भी होती है, फिर उसके बाद में बिस्कुट अगर वो बनाती है तो उसमें वो अन्य चीज़ें भी इस्तेमाल करती है। इस प्रकार से आप वो उदाहरण इसमें दे सकते हैं। आगे आपके मतानुसार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन जैसे डेयरी पालन हो गया, कुक्कुट हो गया, या अन्य प्रकार के व्यवसाय हो गए, पशुपालन वगैरह हो गया। इस प्रकार से अतिरिक्त रोजगार का सृजन है वो किया जा सकता है। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी आ गया है। जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, लगभग आपको 250 शब्दों के अंदर इसको लिखना था। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 से शुरू हुआ था और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला था, और बाद में ये नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया था। इसके अगर कारणों की बात करें तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन वगैरह, इस प्रकार से इनको कारण आपको बताने थे, और कारण के बाद इनका विस्तार से वर्णन है वो आपको करना था। भारत छोड़ो आंदोलन सरल है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आगे शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला, समझाइए। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 1920 से हुई थी, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत है वो की थी। अब बात करें कि ये शहरों के अंदर कैसे फैला।
कि शहरों में व्यापारी व्यवसायी है उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूती वस्त्रों को बढ़ावा दिया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। वकील वकील वगैरह है उन्होंने या जो अन्य भी सरकारी कर्मचारी उन्होंने अपने पद है वो त्याग दिए थे। जो गाँव से शहरों की तरफ ये आंदोलन भी फैला था। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए आपको। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में क्या होता है? जैसे देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 15 से 20 लोग मिलकर क्या है एक समूह का निर्माण करते हैं, वो है स्वयं सहायता समूह है। और आगे है चेक की सुविधा। चेक की सुविधा बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे नकद भुगतान की जगह चेक के माध्यम से आपको भुगतान करने की सुविधा है वो दी जाती है। अथवा मैं एक क्वेश्चन और दे रखा है इसको, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सरल क्वेश्चन है, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां जैसे आप बात हम करें तो जमा राशि को स्वीकार करना, बैंक है वो जमा राशि का इस्तेमाल लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी करते हैं। इस प्रकार से जो बैंक होते हैं वो जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की भूमिका है वो निभाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें इंडिया का मैप आपको भरना था। कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। नासिक है वो महाराष्ट्र के अंदर है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है, बरौनी है वो बिहार के अंदर है, बोगई गांव है असम के अंदर है। फिर देखिए ये भी आप कर सकते हो अथवा या और में दिया गया है इसमें, गांधीनगर गुजरात में है, रामागुंडम तेलंगाना के अंदर है, अमरकंटक मध्य प्रदेश के अंदर है, नामरूप है वो असम के अंदर है। तो इस प्रकार से 22 क्वेश्चन है जो हमने हल कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपका पेपर अच्छा भी हुआ होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।